1973 के मौसम ख़ज़ां में सनाए जज़ीरा नुमा के ऊपर एक मिस्री पायलट ने अपने सामने परवाज़ करते एक जेट को निशाना बनाया। इस तैयारे की साख्त वाज़ेह थी, फ्रांसीसी साख्ता डेल्टा शक्ल के परों वाला, बिल्कुल इसके लिए अपने मिराज तैयारे जैसा, लेकिन कुछ अजीब था। यह तैयारा इसके अपने मिराज से ज़्यादा तेज़ी से परवाज़ कर रहा था, तेज़ तर चढ़ाई कर रहा था और ज़्यादा चुस्ती से मुड़ रहा था। फिर इसने एक नुमायाँ निशान देखा, स्याह फ्रेम के साथ एक चमकदार मसल्लस। कोई अरब मिराज इस तरह की निशानात नहीं रखता था। फायर करने या पीछे हटने के फैसले के दरमियान इसने सिर्फ एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट दिखाई, और ये लम्हा इसके लिए काफ़ी था कि वो पुरस्रार जेट अमूदी तौर पर बुलंद होकर उल्टा हुआ और एक लम्हे में इसके पीछे आ गया। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। ये तैयारा कोई आम मेराज जेट नहीं था, ये इज़राइल का बनाया हुआ नशर था, जो फ्रांस के हथियारों की पाबंदी के बावजूद बनाया गया था। ये कहानी इसी बात की अक्कासी करती है कि किस तरह इज़राइल ने अपनी अस्करी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गैर मामूल इक़दामात किए, और किस तरह उसने अपने दिफा के लिए नई राह बनाई। 1948 में इज़राइल के वजूद के बाद उसे अपने हमसाए ममालिक से दुश्मनी और बरतानिया की तरफ से हथियारों की पाबंदी का सामना था। इस सूरत हाल में 1950 की दिहाई में इज़राइल ने फ्रांस की तरफ रुजू किया। जल्दी दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत अस्करी शराकतदारी कायम हुई। इज़राइल को फ्रांस से तैयारे, टैंक, तोपखाना और टेक्निकी मालूमात मिलने लगी, और इज़राइल की पायलट फ्रांस में तरबियत के लिए भेजे जाने लगे। 1956 की सुएज़ बहरान ने इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत किया, जब मिस्र ने सुएज़ नहर पर कब्ज़ा कर लिया था। इज़राइली पैरा ट्रूपर्स ने सिनाई जज़ीरा नुमा में दाखिल होकर हमला किया, जबकि बरतानवी और फ्रांसीसी अफवाज ने मिस्री एयरफील्ड्स पर बमबारी की और पोर्ट सईद के करीब फ़ौजें उतारी। उस वक़्त फ्रांसीसी हथियार इज़राइली फ़ौज का बुनियादी हिस्सा बन चुके थे। सबसे अहम तावन डिसॉल्ट मेराज 3C की सूरत में हुआ। यह डेल्टा विंग वाला मार्क 2 से ज़्यादा रफ्तार वाला सुपरसोनिक जेट था, जो 55,000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ कर सकता था। 1962 में पहली तरसेल के बाद इज़राइल ने तकरीबन 70 मेराज तैयारों को अपनी फ़िज़ाइया में शामिल किया। ये तैयारे 30 मिलीमीटर DFA-552 तोपों और मेटियार 530 और M9 साइड वंडर मिसाइलों से लैस थे। ताहम मेराज 3 तवील फासले तक हमलों के लिए मौजू नहीं था। इस खला को पुर करने के लिए इज़राइल और फ्रांस ने मेराज 5 पर काम शुरू किया, जो ज़्यादा ईंधन और बम ले जाने की सलाहियत के साथ बनाया गया था। 1966 में दोनों ममालिक ने 50 मेराज 5 तैयारों के लिए $200 मिलियन का मुआहदा किया, जिनकी तरसेल 1968 में होना थी। लेकिन इससे पहले कि ये तैयारें इज़राइली फ़ज़ाइया का हिस्सा बनते, सियासी हालात ने सब कुछ बदल दिया। 1960 की दिहाई के आखिर तक फ्रांस के सदर चार्ल्स डेगाल ने अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करना शुरू कर दिया। अलजायर की जंग और माशी मसाइल के बाद डेगाल ने फ्रांस को नेटो से आज़ाद करने और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की पॉलिसी अपनाई। इससे फ्रांस को तेल तक रसाई और मशरिक़ वस्ता में असर व रसूख हासिल हुआ, लेकिन इज़राइल को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का ज़रिया समझा जाने लगा। इसी दौरान सोवियत यूनियन मिस्र और शाम को मिग 21 तैयारे, T-55 टैंक और SA-2 मिसाइल सिस्टम फराहम कर रहा था। अरब अफवाज जदीद हो रही थी और इज़राइल के गिर्द तनाव बढ़ रहा था। 1967 के मिड तक मिस्र ने सिनाई से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को निकाल दिया। 1 लाख फ़ौजी इसराइल की सरहद पर तैनात किए और खलीज अक़बा को बंद कर दिया। 1967 को डेगाल ने मिस्र के वस्ता पर हथियारों की पाबंदी आयद कर दी, जो ख़ास तौर पर इज़राइल के लिए नुकसानदेह थी। इस पाबंदी ने मेराज 5 की तरसेल को रोक दिया और मौजूदा मेराज 3C के लिए
پرزوں اور دیکھ بھال کی سہولیات کو بھی محدود کر دیا۔ 1967 کو اسرائیل نے آپریشن فوکس شروع کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے مصری ایئر بیسز پر حملہ کیا جو سمندر کے اوپر سے صرف 60 فٹ کی بلندی پر پرواز کر کے ریڈار سے بچ گئے۔ ان حملوں نے 450 سے زائد اسرائیل کے دشمن طیاروں کو تباہ کر دیا اور اسرائیل نے چند گھنٹوں میں فضائی برتری حاصل کر لی۔ 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے سینائی، گولان کی پہاڑیوں، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، جبکہ صرف 40 طیارے کھوئے۔ لیکن اس فتح کے بعد فرانس نے پابندی کو مستقل اور اسرائیل کے لیے مخصوص کر دیا۔ دسمبر 1968 میں جب اسرائیلی کمانڈوز نے بیروتی ایئرپورٹ پر حملہ کیا، فرانس نے نہ صرف نئے طیارے کی ترسیل روک دی بلکہ موجودہ معراج 3C کے لیے پرزوں کی فراہمی بھی بند کر دی۔ اب اسرائیل کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اپنا طیارہ خود بنائے۔ پابندی سے پہلے اسرائیلی پائلٹ فرانس میں معراج 5 کی آزمائش کر رہے تھے، لیکن پابندی کے بعد یہ طیارے فرانسیسی فضائیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اسرائیل نے معراج کے ڈیزائن حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے طیاروں کی ریورس انجینئرنگ کی، جبکہ دیگر دعوے میں کہا جاتا ہے کہ موساد نے ڈیسرٹ کے سہولیات سے خفیہ طور پر دستاویزات چوری کی، اور کچھ کے مطابق ڈیسرٹ نے اسرائیل کی حمایت میں خفیہ طور پر ڈیزائن فراہم کی۔ سب سے اہم پیشرفت الفریڈ فراو نامی ایک سوئس انجینئر کے ذریعے ہوئی۔ 1968 کے موسم خزاں میں اس نے اسرائیلی ایجنٹوں کو ATAR-C09 انجن کے مکمل ڈیزائن، مینوفیکچرنگ کی ہدایت اور پروڈکشن سیکوینس $2 لاکھ کے عوض فراہم کیے۔ کچھ کا خیال ہے کہ انہوں نے معراج 5 کے مکمل ایئر فریم کے ڈیزائن بھی دیے۔ 1969 کے اوائل میں اسرائیل ایئر کرافٹ انڈسٹریز یعنی کہ AI نے بن گوریون ایئرپورٹ کے قریب خفیہ طور پر ایک نیا طیارہ بنانا شروع کیا۔ ستمبر 1969 میں پہلا پروٹوٹائپ نیشر کے نام سے اپنی پہلی پرواز کرتا ہے۔ 1971 میں یہ طیارہ باضابطہ طور پر اسرائیلی فضائیہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ نیشر معراج 5 سے بہت ملتا جلتا تھا، لیکن اس میں کئی اسرائیلی تبدیلیاں تھیں۔ اس میں برطانوی مارٹن بیکر مارک 4 ایجیکشن سیٹیں، اسرائیلی ایویونکس اور مقامی نیویگیشن سسٹم شامل تھے۔ یہ طیارہ 30 ملی میٹر DFF 550 توپوں، میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں سے لیس تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔